UX designer may be involved in several designation and industries related to UX. Some of them include जैसे कि UCD. UCD जो है वो बेसिकली हमारे ही काम में आता है सबसे ज़्यादा, वेबसाइट डिज़ाइन वगैरह हो गया या फिर जैसे मोबाइल एप्लीकेशन हो गया. बट अगर हम लोग इस की टर्म को यहाँ सर्च करें गूगल में, यूजर सेंटर डिज़ाइन, ठीक है, तो ये क्या होता है, पूरा एक फ्लो को इंडिकेट करता है कि भाई एक प्रोसेस को अचीव करने के लिए आपको किन किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा. सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। माइक म्यूट है मेरा. ओके. सो क्या होता है, प्रोसेस हमें यहाँ से पता चलता है कि किसी ए पॉइंट से जी पॉइंट पे जाने के लिए आपको किन किन चीज़ों से होकर गुजरना है. दिस इज कॉल्ड यूसीडी. तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट की प्लानिंग प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको वो सारे प्रोसेस मार्क करने होंगे, और उस फ्लो में आपको ये ध्यान रखना है वर्क फ्लो के अंदर कि क्या हम लोग सभी चेक पॉइंट को हिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ऐसा ना हो कि डिज़ाइनिंग में हम कोई एक पार्ट स्किप कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके डिज़ाइन में आगे जाके रिव्यूज़ आ जाते हैं या फिर आपके चेंजेस ओकर्स होते हैं अननेसेसरी. सो यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं एम्पैथाइज, देन यहाँ से डिफाइन, देन आइडिएशन, देन प्रोटोटाइपिंग, देन फाइनल क्या है, टेस्टिंग. ठीक है. तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पर जब हम लोग डिज़ाइनिंग का पार्ट सीख रहे होते हैं तो डे वन पे हमें क्या बोला जाए तो भाई यहाँ से जाओ, चीज़ें बनाओ और उसको देख के खुश हो जाओ. ठीक है. जबकि एक्चुअल में तो काम ऐसा होता नहीं. जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसा समझो कि भाई आपने जब ग्राफिक्स सीखा होगा तो पहला सॉफ्टवेयर में भी किसी का इलस्ट्रेटर होगा या किसी का फोटोशॉप होगा. तो डे वन पे आप लोग क्या करते हो, पेन टूल पकड़ते हो, है ना, और फिर आप चलाना स्टार्ट कर देते हो उसको. सो कायदे में सही तरीका ये नहीं है. ये टूल्स के पॉइंट से देखा जाए तो ठीक है, बट पहली चीज़ ये कि मैं जिस इंडस्ट्री में उस टूल को चलाने वाला हूँ, है ना, तो क्या मुझे एक्चुअल में वहाँ पर उसकी ज़रूरत आएगी भी या नहीं, है ना. तो पहला पॉइंट तो ये. तो आप जिस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, पेनिट्रेट करने जा रहे हो, वो इंडस्ट्री क्या है, आपका एड, यानी कि मार्केटिंग के ऊपर बात हो रही है, यानी कि आपको एंटरटेनमेंट और एडवर्टीजमेंट के ऊपर काम करना है. सो जब भी आप अपना टूल यूज़ करें तो वो आपका एड के टूवर्ड्स हो, ना कि कोई मैंने फायर इफेक्ट बना लिया, कोई मैंने मैट पेंटिंग बना लिया, कोई मैंने डिजिटल पेंटिंग बना लिया, उसके अंदर उसका कहीं कोई यूज़ नहीं आएगा. क्योंकि उसका यूज़ आएगा एंटरटेनमेंट के अंदर जाके. अगर आपको लगता है भी मेरा कोर्स का जो एंड है वो मुझे फिल्म लाइन की तरफ लेके जाता है, तब आप मैट पेंटिंग और डिजिटल पेंटिंग का इस्तेमाल कीजिए. अगर आपको क्लियर है कि भी मेरा कोर्स जो है एक शॉर्ट टर्म कोर्स है और मुझे उससे डेडिकेटेड काम जो करना है वो प्रिंट एंड पब्लिशिंग के अंदर जाके करना है, तब फिर आपका वो कहीं भी यूज़ में नहीं आने वाला है स्किल. ठीक है. बट क्या होता है कि जब लोग सीख रहे होते हैं तो हमें मैट पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है और कोर्स है उन्होंने लिया हुआ है प्रिंट एंड पब्लिशिंग, तो उस केस में उन्हें चेंज कर लेना चाहिए. क्योंकि अगर वो बहुत अच्छा एक कैरेक्टर का डिजिटल पेंटिंग बनाना जानते हैं तो वो प्रिंट में तो कहीं काम आएगा ही नहीं ना. ठीक है. सो यूसीडी जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई यूज़र सेंटर डिज़ाइन का प्रोसेस क्या होता है, तो आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट क्या है, रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग यूज़र. तो पहले जो भी हम लोग काम करने जा रहे हैं उसके बारे में हेल लॉट ऑफ रिसर्च करो और उसको यूज़ कौन करेगा, एंड यूज़र, उसके बारे में पता लगाओ. जैसे हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर लिया है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट अल्टीमेटली चलाने वाला कौन है, वो एज ग्रुप क्या है, क्या वो यूथ है या वो मैं सभी के लिए बना रहा हूँ, है ना. और जैसे कुछ एप्लीकेशंस जो आप देखते हो फ़ोन में, छोटे छोटे गेम आते हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, खासकर ई लर्निंग के मॉड्यूल में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाले बटन्स ना हो, बच्चों को सीधे सीधे पता हो कि वो इस ट्रिगर को प्रेस करेगा तो क्या होगा, है ना. तो अब जैसे हम जब अपनी एज के हिसाब से अगर बच्चे के साथ एक कंपैरिजन देखते हैं, हमें लगता है शायद बच्चा जो होता है वो जैसे हम बोलते हैं बोल पाएगा, बट आप देखते हो कि बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है वो दो अल्फाज ही समझता है स्टार्टिंग में. मतलब कोई भी उसको बोलोगे जैसे कि दादा, तो बड़े इजीली बोल पाएगा दो, लेकिन 3 वर्ड तक पहुंचने में उसको टाइम लगता है. इसको ना एज के हिसाब से डिवाइड किया गया है. अब ये कैसे पता चला, रिसर्च की ना बच्चों के ऊपर, तभी तो लोगों ने बोला कि भाई किस एज में बच्चा कितना बड़ा शब्द बोल सकता है. ऐसा नहीं कि आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर लोगे, बोल देगा बड़ी बड़ी लाइन आपकी तरह सेंटेंसेस बना लेगा, है ना. तो कोई नोटिस करना, 2 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा जो बोलना सीख चुका होता है वो छोटे छोटे दो दो वर्ड्स में बात करेगा. जैसे अगर डैडी को बुला रहा होगा,
ठीक है, तो इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, तो वो छोटी छोटी चीज़, अब जैसे कम हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो दो वर्ड का ही हुआ ना, चाहे इंग्लिश में बोला अब हिंदी में बोलेगा आओ, तो क्या हुआ, दो वर्ड का ही हुआ ना। सर मेरा भांजा है तो जैसे डॉग होता तो कहता मामा डू। इससे अलग ही होता हाँ, है। क्योंकि उसकी लिमिटेशन है, Limitation। उसका ब्रेन उससे ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर सकता अभी डेटा को। तो ये कैसे पता चला, यानी कि अंडरस्टैंडिंग यूजर्स। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम कोई अपनी वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप पहले अपने यूज़र को ज़रूर समझने की कोशिश करो, ये नहीं कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। तो आपका चीज़ें आपके हिसाब से नो डाउट बहुत अच्छी होंगी, बट एंड यूज़र अगर से कनेक्ट ही नहीं करेगा तो अगेन कोई बेनिफिट नहीं आता है हमें। फिर सेकेंड पॉइंट क्या था, आइडिएशन एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो आइडिएशन यानी कि टीम वर्क हो रहा है, यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। देन उसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया अपना डेवलप करेंगे, भाई हम इसको किस तरह से डिस्प्ले कराने वाले हैं चीज़ों को। ठीक है, फिर क्या आता है, क्रिएटिंग वायर फ्रेम्स एंड मॉकअप्स। जब आइडिएशन हो गया, कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका हमारा, तब फिर आप क्या करोगे, उसके रफ वायर फ्रेम, ठीक है, बनाना स्टार्ट करोगे, या मॉकअप भी आप डायरेक्ट बना सकते हो सॉफ्टवेयर वगैरह की हेल्प से। फिर क्या है, जो मॉकअप या वायर फ्रेम आपने बनाए होंगे उसको क्या करोगे, आप टेस्ट करोगे, प्रोटोटाइप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करा कि भाई अगर लैंडिंग स्क्रीन है, यूज़र वहाँ आएगा तो किस स्क्रीन पर रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो अब जैसे हो सकता है जब एक पर्सन जो पहली बार, सॉरी, एक पर्सन जब आपके एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है तो वहाँ से दो सिनेरियो निकलते हैं, मे बी वो एग्जिस्टिंग यूज़र हो, मे बी वो बिल्कुल ब्रांड न्यू यूज़र हो जिसको अपना अकाउंट बनाना है, तो यानी कि साइन इन और साइन अप दो सिनेरियो बन गए वहाँ से। अब तीसरा क्या हो सकता है, एक की भी जो एग्जिस्टिंग यूज़र है भाई बहुत दिनों बाद आया, तो हम क्या होता है, पासवर्ड भूल जाते हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड एक सिनेरियो बना वहाँ पर। तो फॉरगेट पासवर्ड जब वो करने गया तो वहाँ पर फिर एक सिनेरियो बन के आता है कि वो किस बेसिस पर करना चाहता है, नंबर के बेसिस पर या ईमेल के बेसिस पर। सो आज की डेट में जनरली जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो मोबाइल नंबर के बेसिस पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा, एक लैग होता है, जब भी आप कोई ओटीपी जनरेट करते हो वो थोड़ी देर के बाद आता है ना, लेकिन ओटीपी इमीडिएट बेसिस पर आपको रिसीव हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या है कि जब हम लोग कोई स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं तो आप सारे ब्रॉड सिनेरियो सोच के चलो कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये नहीं सीधा सीधा कि इसे साइन इन करेंगे ये आएगा, इसके बाद में ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो ये तो आप अपनी तरह से सोच रहे हो, हर यूज़र का सोच के चलो, जो नया आया, जो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग अगर पासवर्ड भूल गया तो वो कितने स्टेप्स में वापस आगे साइन इन कर सकता है। इसके बाद जब टेस्टिंग वगैरह हो जाएगी तो फिर आप इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट पर काम करोगे, देन पोस्ट लॉन्च इवेल्युएशन के ऊपर कि भाई लाइव चला गया, अब आप अपने एंड यूज़र के रिव्यूज़ देखो, भाई लोग इस पर क्या रिव्यूज़ डाल रहे हैं, फिर आप उनको इनकाउंटर करो कि भाई किस चीज़ का किस तरह से बेटर वे में आप अंडरस्टैंड करके आंसर या सोल्यूशन आप दे सकते हैं। तो दिस इज ए यूसीडी, यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन, यानी कि जहाँ पर आप यूज़र को ध्यान में रख के चीज़ों को बना रहे हो। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्या है, यूज़र इंटरफेस, जिसको बोलते हैं यूआई, या फिर होता है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसको बोलते हैं जीयूआई। ठीक है, अब यूज़र इंटरफेस किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि आप एक अगर घर में माइक्रोवेव चला रहे हो उसका भी अपना यूज़र इंटरफेस है, अगर आप कोई फ़ोन देख रहे हो कीपैड वाला उसका अपना यूज़र, पहले के टाइम में जो कीपैड बेस्ड फ़ोन आया करते थे वो बहुत बहुत बाद में जाके 2005 से जाके ये क्लैरिटी हुआ कि कॉल मेक और डिलीट मतलब कैंसिल करने का बटन कहाँ होना चाहिए। पहले कई बार क्या होता, फ़ोन में उल्टा होता था, मतलब डायल करने का लेफ्ट होता था, काटने का राइट में होता था, फिर बाद में उसको चेंज किया गया, नहीं डायल करने का उधर रखो और काटने का इधर रखो, मतलब कॉल डिस्कनेक्ट अगर करना है तो कीपैड बेस्ड जब फ़ोन आया तो अलग अलग ब्रांड में अलग अलग बड़ा कन्फ्यूज़न था। अभी अल्टीमेटली हम बात मोबाइल फ़ोन की कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं किसी के फ़ोन को भी यूज़ करूँ तो चीज़ें यूनिवर्सल हो, ऐसा ना हो कि भाई आपका क्लिक कहीं का कहीं और जा रहा है उसके अंदर। अब जैसे आपने नोटिस किया होगा एप्पल जो है वो हमेशा एकदम अलग रखता है अपनी चीज़ें, उसका वॉल्यूम रॉकर जो होता है वो हमेशा कहाँ मिलेगा, अपोजिट साइड में। एंड्रॉयड के केस में आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पर आपका लॉक वाला पार्ट होता है उसी जगह पर मिलेगा, है ना। उसी को सैमसंग भी फॉलो करता है, सैमसंग भी अपोजिट साइड ही रखता है ना, जिधर आपका एप्पल के अंदर दिखाई देता है, जो कि बहुत क्लोजली फॉलो करता है एक दूसरे को। अब ये स्टार्ट हुआ कैसे, देखो सैमसंग अगर अपना ज़माने में अगर देखा जाए, ठीक है, तो पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था। ठीक है, जब एंड्रॉयड का एक ट्रेंड आया मार्केट के अंदर तो सैमसंग के ना क्वार्टरी कीपैड फ़ोन आए। ये कोरियन कंपनी है हाँ, ना। क्वार्टरी कीपैड, अच्छा लिखना ही पड़ेगा,
सैमसंग ने इस तरह के अपने कुछ फ़ोन बनाने स्टार्ट किए थे। अब ऐसा अगर देखोगे तो आपके नोकिया के भी आते थे फ़ोन। अब ये अच्छा तो बड़ा लगता था, लेकिन अब उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भाई इतने चिन्ने चिन्ने बटन कैसे दबाओगे। ठीक है? तो मतलब अभी जैसे हम लोग ऐसे चलाते हैं, उस जमाने फ़ोन को ऐसे ऐसे चलाते थे, सीधे सीधे, मतलब बिल्कुल पॉइंटेड करके। बड़ा मुश्किल होता था, एक नंबर का डायल करना पड़ता है, बंदा भाई से परेशान हो जाए उसके अंदर। है इसमें आपका ना लिखा होता है, जैसे लिखा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, होता सब है, लेकिन मिलता नहीं। जैसे नया नया बच्चा जब कीबोर्ड चलाता कहता सर इसमें टी नहीं है, वो खोया पता नहीं। नए बंदे को तो एकदम से पता नहीं था कहाँ पर आया, क्योंकि वो जानबूझ के इस तरह से डाला गया। तो कीबोर्ड अगर इस तरह से डिजाइन किया गया, इसके पीछे भी एक यूएक्स है। ठीक है, क्योंकि अगर सब कुछ एबीसीडी फॉर्म में रख दिया जाता तो कीबोर्ड चलाना बहुत मुश्किल होता। हमें लगता है यार एबीसीडी सीक्वेंस में क्यों नहीं है, क्योंकि हम तो सीक्वेंस में पढ़ते आए ना, ऐसे तो याद कराया क्या हमें कि ए होता है देन बी होता है देन सी होता है। बट जब कंप्यूटर में आते हैं तो कीबोर्ड में लगता है जैसे ऐसे तुक्के में फेंके हो, जो जहाँ फिट हो गया वहाँ लग गया। बट ऐसा नहीं है, इसके पीछे अगेन एक रिसर्च है भाई कौन सी चीज़ को कहाँ रखना चाहिए, है ना। अब गूगल ने 2008 से पहले ही स्टार्ट हो चुका था वैसे इसका जो वो था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 2008, बट अगर हम लोग इसकी पूरी टाइमलाइन निकालें यहाँ से, DRIOD एंड्रॉयड फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड तो इसका आपको लॉन्च मिलेगा डेट बढ़ा देना। ठीक है, तो 8 में तो इसकी लॉन्चिंग है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे 2003 में हुआ था ये। ठीक है, क्योंकि लॉन्च अगर कोई चीज़ हो रही है इट मीन्स कि उसके ऊपर बहुत सारे ट्रायल और टेस्ट हुए होंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं जो हमेशा एग्जांपल देता हूँ ना, एप्पल और एंड्रॉयड जो दोनों एक साथ मार्केट में आए, मार्केट में इन्होंने एंट्री एक साथ ही ली दोनों ने, बट वही चीज़ है कि उन्होंने अपनी अलग रिसर्च की, इन्होंने अपनी अलग रिसर्च की। अब जैसे क्या है ना कि 2003 में ये हुआ, लेकिन इसको परचेज कर लिया 2005 में, है ना। परचेज कर लिया ना, क्योंकि भाई बड़े लोग हैं, तुम बना लो हम खरीद लेंगे, और जिस बंदे को भाई प्रॉफिट चाहिए वो बेचेगा, सीधी सी बात है। तो ले लिया उन्होंने, और इस तरह से फिर ये चला। तो इसके आप नाम देखोगे ना, तो पहले इनके तो सारे जो स्वीट वाली चीज़ होती है उसके ऊपर नाम हुआ करते थे इनके। ठीक है, इस तरह से वन पर इन्होंने कोई ऐसा नाम नहीं रखा। देन उसके बाद अगर आप देखो तो इन्होंने हर चीज़ का नाम ऐसे ही रखा है, कप केक, डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनी क्रोम, यहाँ से आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, ठीक है, की लाइम पाई, फिर लेमन पाई, इस तरह से इनके अलग अलग नाम से फिर यहाँ से इनका जो है वो फिर चेंज कर दिया उन्होंने, फिर स्वीट डिश के ऊपर कोई नाम नहीं रखा। और इवन उनके वो भी सारे वैसे ही होते थे। अब ये पहली बार इन्होंने इंडियन नेम रखा है, बकलावा डिश होती है, स्वीट डिश सही नहीं, तो वनीला आइसक्रीम, अपसाइड डाउन केक, ऐसे इस तरह से नहीं होता है। दिखा देता हूँ, अलग अलग उसमें अलग अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक है, बस है उनका अपना, इसके पीछे कोई ना कोई केस स्टडी जरूर पता चलेगा, देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये इस तरह से आप देखोगे तो 2024 में नवंबर में बेसिकली ये इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अब जो नए फ्लैगशिप फ़ोन आएंगे वो इस वर्जन के साथ मिलेंगे। क्या उस वो भी वही यूज़ करता है, वो तो पिक्सल, तो उसने उसका डिवाइस का नाम रखा हुआ है, पिक्सल इज़ नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पिक्सल तो उसका, अब जैसे हम कैसे पता लगाए, हर चीज़ अगर गूगल गूगल हो जाएगी तो समझ नहीं आएगा ना कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें। तो हर चीज़ को नाम देते हैं, जैसे गूगल मैप, गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल ड्राइव। हम किसकी बात करें, गूगल वॉलेट, है ना। तो गूगल ने वॉलेट भी अपना बनाया हुआ है। आप अगर देखोगे यहाँ पर अगर ध्यान से, तो आपको एक मिलता है वॉल्ट, जहाँ पर आप चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं। ये देख रहे हो, कि अगर आपको पासवर्ड वगैरह अगर ऑनलाइन सिक्योर करने हैं तो यहाँ जाके रखो इन चीज़ों को, और टेम्प्रेरी लॉगिन साइन अप वाले तो इतने यहाँ रख लो। ठीक है, बाकी जो बढ़िया सेफ्टी वाली चीज़ें चाहिए वो वॉल्ट में डाल दो। वॉल्ट जनरली मूवी में दिखाते ना,
कि भाई एक बहुत बड़ा एरिया होता है एकदम फुल्ली डिजिटलाइज तरीके से, एकदम हाई फाई सिक्योरिटी, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, दो बंदों का कॉम्बिनेशन चाहिए, आईज स्कैन वगैरह। गूगल के पास नहीं है उसका डेटा। क्यों नहीं, गूगल के पास क्यों नहीं होगा? देखो, डेटा क्या होता है जनरली, क्या होता है कि एक एंड यूजर के सेटिस्फेक्शन के लिए डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। इनक्रिप्ट मतलब कि डेटा मुझे पता है यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन वो क्या है मुझे नहीं पता। अभी जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर वो चाहे कि भाई डेटा क्या है तो डिक्रिप्ट करना जानते हैं, जब जिसको इनक्रिप्शन आता है वो डिक्रिप्शन भी जानता है, वो कर लेगा उसको डिक्रिप्ट। और जनरली मैसेज जो भेजे जाते हैं वो इनक्रिप्टेड ही भेजे जाते हैं। अब जैसे हम लोग जैसे व्हाट्सएप पर बातचीत कर रहे हैं कोई भी, तो वो क्या होता है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन लिखा आता है, दिस चैट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। और आप अपना इनक्रिप्शन कोड भी देख सकते हो, है ना, पता चल जाता है ना, बहुत सारा कुछ कोड से जनरेट होता है उसके अंदर। बट अब जिसको चाहिए, ठीक है, तो वो तो अपना कर सकता है ना उस चीज़ को। अब जैसे गवर्नमेंट डिक्रिप्ट करवा लेती है चीज़ों को। आज की डेट में क्या है कि व्हाट्सएप जो है वो एक एविडेंस की तरह से है। जैसे पहले के टाइम में क्या था कि जब कोर्ट केस वगैरह की बात होती थी, भाई हम लोग इसका कोई प्रूफ कंसिडर नहीं करेंगे। भाई आज की डेट में तो हर बंदा व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, सारे क्राइम सारी चीज़ें उसी पर ही हो रही है, ठीक है, अच्छा बुरा सब वही है। तो फिर इसलिए व्हाट्सएप को अब लीगल उसमें कंसिडर कर लिया गया, यानी कि अगर आपका कोई भी चैट होगा, कुछ भी होगा, वो सब चीज़ें कंसिडर होंगी उस केस में। सो जनरली जो काफ़ी सारे लोग वो इस कई बार जब कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं वो बंद कर देते हैं, ताकि बिना वजह तुम्हारा डेटा डिलीट हो जाए, क्या फ़ायदा। तो चलिए, तो यहाँ से सैमसंग ने कुछ बेसिकली इस तरह की चीज़ें अपनी स्टार्ट की थी। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हम लोग देखें अगर, तो इनका ना एक वो आता था फ्लैप क्वाड्री कीपैड, ठीक है, इस तरह के फोन्स ये चले थे इनके, जिसमें एंड्रॉयड आया, ठीक है, स्वाइप अप करो और अपना टाइप करो और वही फ़ोन आपका बाद में टच फोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको क्वाड्री से ज़्यादा अच्छा कौन वो मिला, क्योंकि बटन बड़े हो गए, चलाना आसान था, ठीक है, एक्सपीरियंस बदल दिया ना। अब जो लोग परेशान थे इस वाली चीज़ से, भाई ये क्या बना दिया यार ये, ठीक है, तो इनका कीबोर्ड वाला प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व कर देंगे। अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो इस कीबोर्ड में और जो जेनवन हमारा कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का, उसमें अल्फ़ाबेट अपनी जगह पर ही है, ऐसा नहीं कुछ बदल दिया उन्होंने। QWERTY, इसीलिए बोलते हैं इसको क्वाड्री कीपैड है, ये फ्लो में होता है, इसलिए इसका नाम होता है क्वाड्री, समझ गए? क्यों है, क्योंकि इसको QWERTY ये ऐसे ही लिखा होता है। तो आप अगर कीबोर्ड का लेआउट देखो तो इसमें कोई चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो सैमसंग इस लेवल तक कैसे पहुंचा, तो आगे लोग टेस्ला कार आई, ठीक है, बट ईवी 1870 में इंट्रोड्यूस हुई थी। आपने शायद वो रिक्शा वगैरह दिखाया था एक। वो तो हाइड्रोजन का वो दिखाया था। हाइड्रोजन का जो ये टोयोटा की टेक्नोलॉजी है कि हम लोग हाइड्रो उस पर चलाएंगे, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, बहुत पुराने, हाँ। ठीक है, उसको मार दिया गया। हाँ, ये सब बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। लेकिन वही है ना कि जो बड़े बड़े, ग्लव्स पहन के लेना ही क्यों है, फोटो खींच लो, इतना हाथ बहुत पता होगा। पता वही तरह अवेयरनेस होती नहीं है, हम तो बल्कि मांग के लिए तो ला बिल दो बिल। वो तो पकड़ ले तो वो क्या है वो तो डिजिट करेंसी। हाँ, तो उससे अच्छा डिजिटल बिल मांग लो उससे कि भाई मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करो। इसी चक्कर में क्या हुआ, आपने सुना होगा एक ना, जब भी आप कार्ड पेमेंट करते हो, एक पाइन लैब के नाम से आपने देखा होगा कार्ड स्वाइप मशीन आती है, ठीक है, ये दिख रहे हो पाइन लैब्स, नोटिस किया होगा आपने इस तरह का लोगो, आपको जब भी आप कहीं पर कार्ड स्वाइप करते हो इस तरह का आपने देखी होगी मशीन। पाइन लैब्स के अंदर इन्होंने इसी प्रॉब्लम को समझ के बहुत सालों पहले एक सिस्टम निकाला, तकरीबन 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं। उन्होंने उस टाइम में इसको समझा। अब जैसे आप कार्ड स्वाइप करते हो, कार्ड की रिसिप्ट डिजिटल आपके फ़ोन पे आ जाती है, ठीक है, या फिर कोई बिल जनरेट हो वो भी डिजिटल फॉर्म में आपके फ़ोन पे आ जाएगा, प्रिंट नहीं निकलेगा। तो बहुत सारे शॉप्स पर आप देखते हो कई बार आप मांग के लाते हो दोस्त भाई मेरे को बिल पेमेंट की रसीद दे, वो नहीं दे रहा होता है, बोल इकट्ठा कर रहा होता वहीं पर ही। भाई मैसेज तो आ गया ना, तो रसीद को क्या करोगे, तो नहीं लेना चाहिए। वो जो नहीं दे रहा तो यानी वो समझदार है, वो जानबूझ के तुम्हें नहीं दे रहा। अगर तुम्हारे पास मैसेज है तो फोटो ले लो, पर लेकिन लो मत, ठीक है। इसके पीछे भी बहुत सारे टेक्निकल रीजन। अब जैसे कई जो शॉप पर आप देखो पेटीएम की स्वाइप मशीन होती है, तो उसमें बिल ही नहीं आता बाहर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई पेपर भी वेस्ट मत करो, जब उससे खतरा है तो क्यों यूज़ करना है।
रिसर्च कर चुकी है कंपनी, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे। आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर से इशू होता है। चलो तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। यानी कि जो हमारे छोटे छोटे कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे, इनको चलाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, है ना। तो यहाँ पर हमें पार्टी में क्या मिला, एक बढ़िया कीबोर्ड, ठीक है। डिज़ाइन फिलॉसफी चेंज हुई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अपने पास कस्टम ऐप डालने का फीचर हमें मिल चुका था इसके अंदर, है ना। तो मैंने जैसे बताया कि एप्पल से इंजीनियर्स ने इधर स्विच किया, जो मेन डिज़ाइनिंग के अंदर थे उनके यहाँ। और कई बार ऐसा हुआ कि एप्पल जो चीज़ लाने वाला था वो सैमसंग लॉन्च कर चुका था, और सैमसंग जो लेके आने वाला था वो एप्पल लॉन्च कर चुका था। क्योंकि जो बंदा सैमसंग में गया एप्पल से, तो आइडिया तो वो भी वहाँ बेच के गया था ना अपने एप्पल के अंदर। तो ये एक टाइम था 2008 से लेके 15 के बीच का, जब दोनों कंपनियां एक दूसरे के ऊपर हजारों लाखों करोड़ के क्लेम डाला करती थी कि भाई सैमसंग को एप्पल ने बाइट कर लिया, एप्पल को सैमसंग ने बाइट कर लिया, ठीक है। इसके प्रूफ है बाकायदा, ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे आपको ना कुछ मिल जाएंगी इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बहुत सारे आर्टिकल एक टाइम था जब आए थे। फोन को तो कंपेयर करे थे सैमसंग और अल्ट्रा से। हम्म, सर एप्पल का वो चल रहा है जो क्या? इनका ओटीटी है, आई वो प्लेटफॉर्म चल रहा है इनका? हाँ वो चलता है ओटीटी पे बना के। अभी वो तो shows है। क्लैश ऑफ टाइटंस 30 अक्टूबर 2024, सैमसंग इन वियतनाम एंड एप्पल इन इंडिया। कुछ हुआ होगा तो उस ज़माने में, यहाँ देखते हैं। तो ये देखो कुछ इनका हुआ था, एप्पल इनकॉर्पोरेशन एंड सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। 2000, अरे क्या बात कर रहे हो, तो कोई क्लेम कैसे करेगा फिर, ठीक है। बाकायदा केस चले हैं, ये देख रहे हो, ये वही दौर था जब शफलिंग हुई, इधर पे इंजीनियर उधर गया। तो ये पूरी पढ़ना तुम, तो तुम्हें पता चल जाएगी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहता हूँ, तो इसलिए मुझे सब चीज़ें पता है कि भाई कौन सी चीज़ कैसे हुई, क्या हुआ इसके पीछे का। तो तब तुम्हें पता चलेगा कि एक इतना बड़ा बवाल था ये। अब जैसे क्या था कि सैमसंग का एक था बहुत बड़ा विज़न कि भाई हम अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेकर आएंगे। पूरी दुनिया लगी हुई थी भाई साहब। इवन एक ही कंपनी हमें पता है चारों ब्रांड आते हैं, वीवो, ओप्पो, आपका ये एक और आता है इसका, नहीं 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 माइक्रोमैक्स नहीं, रियलमी, और आपका एक और आता है उनका वन प्लस, एक और आता है उनका आई क्यू। ये 5 एक ही कंपनी के ब्रांड हैं। तो दुनिया तो कर ही रही थी, ये पांचों ब्रांड के भी अपनी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट रिसर्च टीम पूरी अलग अलग है, तो ये लोग भी अपना लगे हुए थे। तो दुनिया की पहली कंपनी वीवो जिसने बनाया अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, एप्पल कहता कैंसिल, हम नहीं बनाएंगे। कहता अगर बन गया तो फिर क्या फ़ायदा, हम फिर अलग कैसे हुए, हम सीधे फेस स्कैन पर फ़ोन अनलॉक कराएंगे। अरे एप्पल का तो फ़ोन होता था 5-6 तक, तो नीचे डिस्प्ले राउंड बटन हुआ करता था, और उस पर फ़ोन टच करने पर अनलॉक हुआ करता था। मैं कहता ख़त्म करो, अब बनाना ही नहीं है। अब हम अपने सेंसर की स्पीड इतनी फास्ट करते हैं, फ़ोन हाथ में लेते हैं अनलॉक इंस्टेंट, ठीक है। ऐसा तो मतलब ये बिल्कुल अलग ही चलता है, मतलब दुनिया से। जैसे आपने बना लिया फुल एच डी, कहते कॉमन हो गया, कुछ अलग बनाओ, बीच में फंसा दो डिस्प्ले को, 2000 समथिंग का सेम नहीं होना चाहिए। चाहे बंदा परेशान हो, जो मर्जी हो, बंदे को अगर शौक पूरा करना है तो एप्पल खरीदेगा, झेलेगा भी, ठीक है। हमें मतलब नहीं, हमें सेम नहीं बनानी चाहिए। तो ये है एप्पल
क्योंकि हमेशा स्टैंड आउट रखने के लिए अपने आपको क्राउड से अलग ही चलेगा बिल्कुल, कि तुम कहोगे दिन कहते नहीं रात। तो सैमसंग के अंदर एप्पल की बहुत सारी चीज़ें शेयर हुई, और क्या कहते हैं आपका, एप्पल में सैमसंग की बहुत सारी चीज़ें शेयर हुई। और सबसे बड़ी कमाल की चीज़ क्या है, एप्पल का जो डिस्प्ले है वो सैमसंग ही बनाता है। एप्पल का डिस्प्ले सैमसंग ही बनाता है, ठीक है। हाँ भाई, हमें देखो सीधी सी बात है, या तो आप 10 लोगों में चलो या फिर आप 1000 लोगों में चलो, क्या चाहते हो, ठीक है। तो एक बंदा कहता है जी क्वालिटी, एक कहता है जी क्वांटिटी। तो मार्केट दो चीज़ों में डिवाइडेड है भाई, सीधी सी बात है। अगर मैं किसी चीज़ का मास लेवल पर मैन्युफैक्चरर हूँ तो मुझसे ज़्यादा क्वांटिटी खरीदो तभी तो मैं डिस्काउंट की बात करूँगा ना, क्योंकि मेरे लिए तो रेट कुछ है ही नहीं भाई। अगर मैं तुम्हें कहता भाई मैं 100 रुपये पर पीस कोई प्रोडक्ट में दूंगा, तो मुझे पता है ना शायद उसको बनाने में 10 रुपये आ रहे हैं, कितने रुपये खर्चा आ रहे हैं। तो जो बना रहा है वो तो कितने पे प्ले कर सकता है। अब मैंने तुम्हें 100 पे बेचा, तो तुम क्या करते, ऐसे थोड़ी 90 पे बेच दोगे, तुम आगे उसको लिस्ट करोगे 150 पे या 200 पे। तो ये होता है गेम सारा। तो इसी वजह से क्या होता है ना कि जो जहाँ से मेन सोर्स होता है, अब जैसे सैमसंग है, तो सैमसंग बना रहा है डिस्प्ले। अब जैसे दुनिया में 3 ही कंपनियां हैं जो बेसिकली लेंस बनाती हैं, सोनी, कार्ल जेसिस या फिर अकलेसिस। ये 3 ब्रांड है जो आपके लेंस बनाते हैं, है ना। बाकी नाम किसी मर्जी का छपा लो कैमरे के ऊपर, कि कैनन है, निकॉन है, इसका है, उसका है, लेकिन उनका सिर्फ नाम है, ठीक है। उसके अंदर की जो पूरी असेंबली है वो किसी और की है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब जैसे ना कि भाई एग्जांपल के तौर पर कि भाई आप एक कार बना रहे हो, तो कार के अंदर हजारों लाखों पार्ट्स होते हैं, छोटे 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 छोटे, तो काउंट करोगे तो पता चलेगा कि कितने सारे नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं उसके अंदर। एक ये थोड़ा ना कि होंडा ही सारी चीज़ें बना रहे हैं। एक कहावत है ना कि अगर 100 रुपये का काम भी आप कर रहे हो और 1 लाख का भी काम आप कर रहे हो, तो फ़र्क क्या है। तो मैं तो वो चीज़ करूँगा ना जो जिसमें मेरा एक्सपर्टीज़ होगा। मुझे पता है ये 50 रुपये का 5 रुपये काम कोई और कर सकता है, तो मैं क्यों करूँ, है ना। ये काम किसी और को दो, उसको बस ये बोल दो कि क्वालिटी में वो नहीं होना चाहिए, फॉल्टी बिल्कुल भी। क्वालिटी मुझे बननी चाहिए, चाहे पैसे जो मर्जी लगे, समझ गए ना। तो वैसे वही सेम चीज़ हमारे साथ भी आती है कि भाई आप वो काम करें जिसमें आप एक्सपर्ट हो। अगर आपको लगता है कोई ऐसा काम है जो आपके लेवल का नहीं है, या कोई दूसरा उसको कर सकता है आपसे बेहतर या कम में कर सकता है, तो वो काम उसको दो। आप सोचो सारा प्रॉफिट मैं अकेले रखूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो सैमसंग और एप्पल में जो मेजर आता है वो क्या है, एप्पल बेसिकली डिज़ाइन पूरा का पूरा खुद करता है। उसके बाद वो चला जाता है चाइना, कहते हैं जी ये बताओ कि कौन सिस्टम बनाएगा इसको सबसे बढ़िया, ठीक है। और लोग क्या है, ट्रस्ट पे चलते हैं भाई, सीधी सी बात है। एक जिसके ऊपर कोई ब्रांड नेम नहीं लिखा, आप डरोगे लेते वक्त। एक जिसके ऊपर लिख दिया सैमसंग या एप्पल या एलजी, आपको भरोसा आ जाता है, अरे यार एलजी का है, ले लो, ठीक है। क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस प्रोडक्ट ही अच्छे हैं ना, इस वजह से आप जाते हो। अब जैसे एमआई के प्रोडक्ट लेने में लोग बड़ा डरते हैं, देखिए एमआई के प्रोडक्ट ऑलमोस्ट एप्पल की कॉपी होते हैं। आप डिज़ाइन में एलिगेंस देखो, आप उनकी नोटबुक खरीद लो, आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। पीछे अगर एप्पल ना लगा तो मैकबुक चला रहे हैं कि उसकी हम लोग बुक चला रहे हैं, इतना क्लोज डिज़ाइन बनाया हुआ है। क्यों, क्योंकि भी सीधी सी बात है, अगर आप चाइना में एंटर हो गए अपना डिज़ाइन लेके, तो चाइना के पास अपना राइट है कि मैं तुम्हारा सब कुछ कॉपी कर सकता हूँ। तो इसलिए चाइना के पास अपनी खुद की फेरारी बनवाने तो वही गए, ठीक है। उनके अपने पास रॉयल्स रॉयस, अपनी खुद की BMW, खुद की ऑडी। इवन चाइना के अंदर लोग चाइनीज़ फ़ोन ना चला के एप्पल चलाते हैं, सस्ते में बना के। देख लेना कितनी वेब सीरीज उठा के देख लेना, आपको कोई दूसरा फ़ोन नहीं मिलेगा हवाई वगैरह जो कि वहाँ का बनता है, लेकिन चलाते हुए एप्पल ही है सारे। तो ये मैं आपको दे देता हूँ। तो ऐसे ना केस स्टडीज तुम्हें ढूंढ के हर चीज़ के बारे में निकाल के तुम्हें पढ़ना होता है, ताकि तुम बिल्कुल एकदम डेप्थ तक जाओ, किसी भी चीज़ के पता चले। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी बोल दिया बिना कुछ जाने, ऐसे नहीं होता है। ऐसी वो केस स्टडी भी मतलब हाँ
सर्च करोगे नेट पे सब मिल जाता है। चलो तो यहाँ पर देखते हैं यूआई। तो यूआई किसी भी चीज़ का हो सकता है, हम बात करते हैं जीयूआई की, ठीक है। जीयूआई मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक ज़माना था जब विंडो कभी नहीं थी, तो क्या होता था, हमारा कंप्यूटर कुछ ऐसे हुआ करता था, है ना। अब ऐसे कंप्यूटर को अगर मैं खोल के किसी को दे दूँ, तो वो तो वही चला पाएगा ना जिसको कमांड याद होगी क्या लिखने से क्या आएगा, नहीं तो ये तो किसी के लिए कुछ है ही नहीं। तो इस तरह के इंटरफेस को हम लोग बोलते हैं CLI, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। इस CLI कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। सो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको अगर आता होगा तभी आप चला पाओगे, नहीं तो आप इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। फिर मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जब पहली बार विंडो 95 लोगों के सामने आई दुनिया में, तो पता चला कि ऐसा कुछ बटन होगा यहाँ पर। अब क्या है, देखो जब आपके सामने 10 बटन होंगे और उनके ऊपर अगर हिंट्स भी होंगे, या जैसे अगर मान लो कि ये जैसे 5 बटन है यहाँ पर इस रूम में इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऊपर, लेकिन ये एनोनिमस है, आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। बट अगर मैं इस पर लिख दूँ कि एक आजकल जैसा लेने जब जाते हो स्विचेस वगैरह, उस पर ट्यूबलाइट फैन सब बना होता है पहले से, कि भाई किसके लिए हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो जब बंदा उसको चला रहा होगा तो उसको पता है ये नहीं ढूंढना है भाई, एक ना नॉन बंदा आपके घर आया, कोई गेस्ट आया, कि भाई किससे क्या चलेगा। फैन मतलब सीधे फैन चल जाएगा। अब जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, भी फैन का कंफ्यूजन ना हो तो रेगुलेटर के बिल्कुल नज़दीक वाला फैन होता है, भी इससे फैन चलेगा, कंफ्यूजन नहीं है, बाकी मैं खुद हिट एंड ट्रायल करूँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ है। लेकिन अब यूएक्स इसका भी बेहतर हो गया, है ना। लोगों ने प्रॉब्लम समझा भी एक बंदा एक चीज़ जो चलानी थी उसके लिए 5 चीज़ों को बहुत दबा रहा है। अब इनमें क्या होता है, जो पहले के स्विचेस होते थे, पहले के स्विचेस में क्लिक की लाइफ नहीं होती थी, इन मॉड्यूलर स्विच में क्लिक की लाइफ होती है, कि ये इतने क्लिक के बाद ख़राब हो जाएंगे, फिर ये काम करना बंद कर देते हैं आपके, ये टूट जाएंगे। कि टेस्टिंग होती है ना, तो हमें पता है कि 800 क्लिक इस पर रहेंगे, 800 टाइम ऑन ऑफ आप कर सकते हो इसके ऊपर, उसके बाद में इसका स्प्रिंग टूट जाएगा। जो उसका मैकेनिज्म होता है बहुत पुअर मैकेनिज्म होता है, देखने में अच्छे लगते हैं लाइफ नहीं। अब एक आते थे हमारे पहले सिरामिक के, भाई साहब उसका कैपेसिटी से ज़्यादा आप लोड चला लो उसके ऊपर, वो तब भी एकदम अपनी जगह पर ही है। तो ऐसा सर्किट होना अच्छा है कि ऐसा होना चाहिए। देखो दोनों को ध्यान से अगर समझा जाए, एक सर्किट क्यों बनाया जाता है, उसका यूज़र एक्सपीरियंस समझो, कि भाई ताकि उससे ज़्यादा अगर लोड जाए तो ख़राब होकर बंद हो जाए, ना कि पूरे घर को ले डूबे, है ना। अब आपके घर में अगर मान लो कहीं पर कोई फॉल्ट होता है और एमसीबी ट्रिप करती है, तो हमें लगता है यार बार बार ट्रिप हो रही है, तो वो प्रॉब्लम उसका नहीं है, तुम या तो उससे लोड ज़्यादा ड्रेन करो या वो ख़राब हो चुकी है। क्योंकि उसको डिज़ाइन इसलिए किया गया कि कहीं भी कुछ ऐसा अब नॉर्मल हो रहा है तो बंद हो जाए, उसका काम ही यही। अब तुम जाकर उसको जबरदस्ती उठा के फिर लोड चलाने चालू कर तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़, एमसीबी मैन्युफैक्चरर ये कहते हैं कि 1-2 साल में बदल दो, लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार लगाते हैं, ज़िंदगी जब तक फूक नहीं जाएगी तब तक चलाएंगे उसको। तो इलेक्ट्रिशियन को बुला के, या घर में कोई बंदा हो जो जिसको पता हो, तो शॉर्ट सर्किट खुद कर लेना चाहिए। जैसे इस बोर्ड में लगाओ 2 तार, हल्का सा टच करो, इस एक फॉल्ट होगा, एमसीबी गिरा नहीं गिरा, नहीं गिरा बदल दो, ख़राब हो चुकी होगी। कल को तुम चिपक गए तो छोड़ेगी नहीं तुम्हें, समझ गए। तो ये भी होता है। चलो सो GUI क्या है, जैसे विंडो है ना, इसको हम लोग GUI के उसमें देखते हैं। या जैसे फ़ोन का जो हमारा होता है, ये भी एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, कि भाई कॉलिंग वाला बटन ग्राफिक फॉर्म में बना हुआ है ना, आप उसको टैप करते हो, आपके सामने डायलर आ जाता है। अब एक होता है MDUI, मेन्यू ड्रिवन यूज़र इंटरफेस। ATM मशीन कौन कौन गया, सभी गए। तो ATM मशीन में मेन्यू होते हैं बने हुए, आप बटन प्रेस करते हो, उससे आपका काम होता है, तो उसको बोलते हैं MDUI। वहाँ ऐसा नहीं कीबोर्ड माउस लगा हुआ है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यानी कि आपको पता है एग्जैक्ट यहाँ टैप करूँगा तो ये होगा, तो ये होता है आपका MDUI, MD मेन्यू ड्रिवन यूज़र इंटरफेस। तो पूरा का पूरा दुनिया में 3 तरह के इंटरफेस चल रहे हैं, ठीक है। CLI जो कि कोडिंग में इस्तेमाल होता है, GUI जो कि आपका मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में और आपका इन सब चीज़ों में यूज़ हो रहा है, और फिर आपका आता है MDUI, ठीक है, जो जनरली किज़ोक वगैरह में या फिर वेंडिंग मशीन्स वगैरह में आपको मिल जाती हैं चीज़ें देखने के लिए, और आएंगे उसके ऊपर भी अभी आगे की चीज़ है। फिर इन सब के बाद आता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है, कि भाई चीज़ें जो हम लोग इसमें प्लेस कर रहे हैं यहाँ वहाँ, वो कितना यूजेबल है। और जैसे विंडो के अंदर अगर आप देखो तो स्टार्ट बटन को यहाँ रखा गया,
ठीक है, जबकि हम तो कहते हैं जो लेफ्ट साइड होता है ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो एक बार कंप्यूटर चला, कितनी बार आप स्टार्ट बटन दबाते हो, कभी नोटिस किया? शायद शट डाउन करने के लिए, नहीं तो हम जैसे लोग थे जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो शट डाउन भी नहीं देखना पड़ता, सीधे वैसे बंद कर लेते हैं, शॉर्टकट इतने पता चल जाते हैं ना। तो स्टार्ट बटन बहुत रेयर यूज होता है, आप तो सीधे स्टार्ट बटन दबा के सीधे से टाइप करके ना ढूंढ लेते हो। अब ऐसा तो नहीं कि निशानेबाजी करता कि यहाँ जाएंगे फिर क्लिक करेंगे फिर ऐसे ऐसे करके कोई चीज़ ढूंढेंगे। ऐसा तो वो बंदा होगा जो कंप्यूटर को चलाने में कॉन्फिडेंट ना हो, है ना, जिसको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हुआ था, वो कभी ऐसे ढूंढते नहीं। मुझे आज तक देखा कभी खोलते, मैं सीधे क्या करता हूँ, विंडो आर, सीधे जो चलाना सीधे चला लिया, काम भी जल्दी होता है, अपने कमांड भी पता रहती है किससे क्या करना है। सर वो सर्च भी वो भी उसी के लिए बनाया गया कि अगर आप कुछ भी ढूंढोगे तो हाँ, आपको वहाँ नहीं जाने की जरूरत, आप सीधे यहीं पर जाकर टाइप कर सकते हो। पूरा ऑल पीसी। हाँ, तो जैसे क्या हुआ ना कि हर एक ओएस ने अपने अपने हिसाब से अपना वॉइस असिस्टेंट बनाया। जैसे एप्पल का सीरी आता है, गूगल में ओके गूगल आता है ना, और किसी उसको बताओ वॉइस असिस्टेंट में एलेक्सा, और विंडो चलाते उसमें कोर्टाना नहीं पता? विंडो के अंदर कोर्टाना होता है, CORTANA, ये भी विंडो का असिस्टेंट है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर इसको लाके बंद कर दिया क्योंकि विंडो 10 अगर आप चला रहे हो, 11 में बंद किया इसको, तो 10 के अंदर कोर्टाना बहुत लंबे टाइम तक चला है, जिनको कंट्रोल करना आता था। क्योंकि जैसा तुमने बोला कि नहीं पता, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि तुमने कंप्यूटर 2000 मतलब विंडो 11 से चलाना स्टार्ट किया, पहले भी चला रहे होगे था, लेकिन हमें पता नहीं होता था। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो ना, इस सर्च में एक सर्कल आता था बना हुआ, वही था वो वॉइस असिस्टेंट, जिसको हमें पहली बार चलाने के लिए अपनी वॉइस में ट्रेन करना पड़ता है। जैसे आप सीरी चलाते हो या गूगल चलाते हो तो आपके आपके वो क्या कहते हैं वर्ड्स को कैच करता है, तो आपको ट्रेंड करना पड़ता है थोड़ा सा। बोलता है ओके गूगल बोलो, ये लाइन बोलो, तो उसको आपका फ्लो पता चल गया, वो लाइन ऐसी रखे जिसमें मैक्सिमम सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाए आपके। उसके बाद फिर वो अपना कॉम्बिनेशन से ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही कोर्टाना था, जो बेसिकली आपको कंप्यूटर कुछ भी काम करना है, एक कोर्टाना स्टार्ट हुआ, कोर्टाना को आपने बोला रन फोटोशॉप स्टार्ट हो गया, तो बोलते जाओ, वॉइस असिस्टेंट में पूरा का पूरा आपका कोर्टाना काम करता था। ये जो वॉइस हम लोग बोलते हैं और वो डिकोड करता है और फिर वो एप्लीकेबल, ये क्या उसको प्रोग्रामिंग इस तरह से करनी है? जैसे अभी क्या चल रहा है, एक ना मार्केट में AI आया है क्लियर वॉइस, एक आता है अडोबी का पॉडकास्ट जो वॉइस को क्लियर करने का काम करता है। दोनों ही AI साउंड को इम्प्रूव करते हैं, बेटर करते हैं। यानी कि देखा जाए तो आने वाले टाइम में माइक का भी काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी जगह AI ले लेगा। बट पॉइंट ये आता है कि AI तो तब करेगा ना जब माइक प्रोड्यूस करेगा उसको, जब रिकॉर्ड करने के लिए कहीं तो माइक लगाओगे ना। तो एक बंदे ने ऐसी एक रील बनाई और डाल दी कि भाई आने वाले टाइम में माइक का कोई काम नहीं है। अबे तो भाई अकल के दुश्मन, ये तो बता भाई कि कंप्यूटर में ऑडियो जाएगा कैसे, बोलने से मतलब कुछ भी कि भाई AI जो अब ये इसकी जगह ले लेगा। तो ये ऐसे लोग तो भ्रमित करते हैं लोगों को। अब सोचो भाई साहब, जब कोई माइक बना तो बंदा उसका दिल बैठ जाएगा कि भाई मेरी तो सेल गई। तो सीधी सी चीज़ है कि आपको उस कंप्यूटर में अगर साउंड लेके आना है तो माइक तो हमें चाहिए ही होगा। भाई क्या फ़ोन आपका बिना माइक के चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। तो माइक्रोफोन तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि भाई अब मुझे साउंड रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो जाने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ में आता है। तो स्टूडियो का रोल रिप्लेस हो सकता है, माइक का रोल रिप्लेस नहीं हो सकता, है ना। बीच के जो मीडियम थे साउंड को एम्पलीफाई करने के, वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर वॉइस करके आता है, ये इतना अमेजिंग AI है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करता है कि आपकी सराउंडिंग्स में हर, क्योंकि साउंड अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ा तो डीबी में हम लोग डेसिबल में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि हम कितने डेसिबल तक मैक्सिमम सुन सकते हैं। सो हम मैक्सिमम 120 डेसिबल तक झेल सकते हैं, ठीक है। 120 से ऊपर हमारे लिए अनबेरेबल हो जाता है, मतलब बर्दाश्त नहीं होता हमसे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को पैनिक अटैक वगैरह भी आ जाता है इतने डेसिबल पे जाने के बाद। जैसे कई बार देखते हैं डीजे पे जब आप जाते हो तो बहुत तगड़ा डीजे होगा, तो तुम्हारे अंदर के एक एक ऑर्गन हिल जाता है इतना बेस होता है ना। तो आपका पूरा का पूरा जो ब्लड वेन्स में फ्लो हो रहा होता है वो भी उनमें गैप बन जाता है,
जिसकी वजह से अटैक वाली पोजीशन आपकी बन जाती है कि भैया कि अटैक आ गया, बंदे को मर गया कहीं पर। तो साउंड इतना पावरफुल होता है, इतना खतरनाक भी हो सकता है। तो चलो, तो ये क्या करता है कि भाई हमारे आस पड़ोस में जैसे फ़ैन है, इसके भी 32 डेसिबल की एक साउंड है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बता रहा है एग्जॉस्ट फैन इतने पे ये बेसिकली ऑपरेट होता है। तो क्या होता है कि अगर ये साउंड भी अगर मेरा माइक कैप्चर कर रहा है, तो ये क्या करता है आपके जो भी ऑडियो इसको आप देते हो उसको ये एनालाइज करता है, और एक एक, जैसे डोर बंद हुआ तो उसकी आवाज़, हर एक चीज़ को ये अलग अलग। और जैसे अडोबी का जो पॉडकास्ट है वो फ्लैट मार देता है एकदम, मतलब सब चीज़ एकदम फ्लैट कर देगा। लेकिन इसमें आपकी वॉइस को तो मेंटेन रखेगा, लेकिन बैकग्राउंड के जो अलग अलग साउंड्स आ रहे हैं ये उनको अलग अलग चैनल पर डिकोड करके उनको म्यूट कर लेता है। इससे आपकी आवाज़ एकदम क्लियर हो जाती है, ठीक है, ये है इसकी खासियत। तो आज की डेट में ये क्लीन वॉइस काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है। तो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। इवन हम जैसे कई बार क्या होता है कि सांस छोड़ते हैं, तो ये बताएगा क्लीन करने के टाइम पर कि कितनी बार आपने सांस छोड़ी है, और माइक ने उसको कैप्चर कर लिया। तो आपके नहीं, एक दो आप इसमें फ्री में कर सकते हो। वैसे इसका पेड जो उनको भाई ऑडियो क्लीनिंग का ही काम करना है, तो उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आप यहाँ जाओगे, ठीक है, तो $11 $20, तो 30 घंटे में सोचो कितना बड़ा हो गया, ठीक है। नहीं नहीं, इस ऐसा लोग बर्बाद हो जाएंगे फिर तो। जब भी ऑडियो या वीडियो की बात आती है तो उसमें मंथ का ड्यूरेशन नहीं होता, उसमें होता है मिनट्स का। तो इन टेक्नोलॉजीज ने आपका काम इतना आसान कर दिया। जैसे एक देखते हो एनवीडिया का अपना खुद का आता है RTX, अगर आप ग्राफिक कार्ड GTX या RTX अगर आप यूज़ करते हो, एनवीडिया का भी अपना खुद का AI है जो बेसिकली क्लीन कर देता है ऑडियो को। सीईओ ने बोला कि कोड करने की जरूरत नहीं है, तो एनवीडिया का आप ब्रॉडकास्ट ऐप इंस्टॉल कीजिए या फिर एनवीडिया का RTX वॉइस डालिए, ये आपके लिए काम करेगा। तो इसको आपने अपने कंप्यूटर में ऑन कर लेना, बस आप ये देखिए कि आपका क्या ग्राफिक कार्ड RTX या GTX की सीरीज में आता है कि नहीं आता है, उस पर ही चलता है बस ये, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर बम फोड़ो, उसे मतलब नहीं है, तुम्हारी आवाज़ एकदम क्लियर आएगी। ये चीज़ है। सो हर कंपनी लगी हुई है अपने अपने तरीके से अपनी जगह बनाने में। एनवीडिया का भी तो एआई है, वो कुछ बनाता है तो ऑटोमेटिक जनरेट कर देता एनवीडिया का इसी के साथ ही पहले उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया था कि है। आपने मतलब रैंडम शेप बनाया तो क्लाउड बन गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अब इतना उनका AI समझदार है कि भाई अगर हाइट की बात हो रही है तो वहाँ पर ज़मीन नहीं हो सकती, वहाँ पर मतलब बादल ही होंगे। नीचे तुमने कुछ ड्रॉ किया तो नहर बना देगा, पानी बना देगा, झरना बना देगा, कुछ भी बना देगा, ठीक है। तो उसको ये पता है कि अगर एक 800 या 600 का अगर स्क्रीन है तो 300 पिक्सल पर क्या हो गया, सिटीज आ गया ना, जहाँ पर ज़मीन और आसमान एक हो जाते हैं। उससे ऊपर बनाओगे तो बादल या फिर पहाड़ बनाएगा, उसके नीचे बनाओगे तो आपका लैंड के ऊपर भी चीज़ें बनाएगा। तो एल्गोरिथम बहुत क्लियर है चीज़ों को लेकर। सो AI का तो वॉर से स्टार्ट हुआ एकदम से, मतलब अगर देखो ना पेंडेमिक के टाइम से 2020 से एकदम भाई दुनिया बदल रही है बड़ी तेज़ी से। हर कंपनी लगी हुई है कि कैसे भी करके यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन किया जाए। तो उसका रोल भी तो होगा ना सर, एआई भी होगा, फिर वो क्या क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग बोलते हैं उसको हम लोग। ये शायद दोनों मिलके तो बहुत अब खतरनाक मैंने है। आपको दिखाया था ना, तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो बेसिकली गूगल बना रहा है, IIT खड़गपुर, कानपुर, ये सब लोग जो बना रहे हैं, हाँ ठीक हाँ। है, ये भी अपने बना रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत पहले मैंने सर्च करा और दिखाया था, ये है कंप्यूटर वो। ये कभी समझ में नहीं आया था इसका डेटा प्रोसेसिंग इतना फास्ट होगा, ये है कंप्यूटर। तो इसको आप कह सकते हो कि अब ये सुपर कंप्यूटर है आज की डेट में, ठीक है। सो इसको ऐसे डेटा सेंटर के साथ इन लोगों ने कनेक्ट कर, देख रहे हो कितना सारा फाइबर ऑप्टिक्स आ रहा है इनके बढ़िया ही अंदर, लग रहा है। ठीक है। तो ये इतना नेक्स्ट लेवल की चीज़ें बना दी इन लोगों ने, सर हर कंपनी अब लगी पड़ी है बनाने में हर जगह, ठीक है। तो मतलब डेटा प्रोसेसिंग, मतलब कि अभी जैसे हम लोग गूगल में देखते हैं ना कि जब आप कोई सर्च करते हो क्वेरी, जैसे हम लोग यहाँ जाके लिख दें एग्जांपल के लिए अरीना एनिमेशन, तो अरीना एनिमेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालने में इसको टोटल कितना टाइम लगता है ये बता देता है हमें, लिखा है, यानी कि सेकंड भी नहीं,
मिली सेकेंड में, 540 मिली सेकेंड में उतने डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह परसेंटेज निकाली ढूंढ के। है ना? बहुत फास्ट हो। तो तो ये हो गई नहीं कुछ, आप सोचो चीज़ें हो जाएंगी। जैसे इंटेल 5-6 साल पहले एक ऐसा प्रोसेसर बना चुका है कि आपको कंप्यूटर टच ही नहीं करना, बस उसका गियर पहनो अपने हेड के ऊपर, तुम्हारे ब्रेन को खुद ही सेंस कर लेगा तुम क्या सोच रहे हो। बस अब आप उसको ब्रेन से पूरा कंट्रोल करो कंप्यूटर में तुम्हें करवाना क्या है, और वो चीज़ें बना के दे देगा। तो टेक्नोलॉजी उस लेवल तक जा रही है धीरे धीरे। और सीधी सी बात है, जो मिलीनियर है उनके पास वो टेक्नोलॉजी होगी तो वो और एडवांस होंगे। तो एज रिवर्स का आ गया तो फिर सबका चलो ह्यूमन फैक्टर्स एंड एर्गोनॉमिक्स को हम लोग जरा समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। So human factors and ergonomics are the same things and are the scientific study to how to design product, process and systems to improve the relationship between humans and their work environment, है ना। So graphics के थ्रू अगर हम लोग कुछ इसको देखें एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो आजकल आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारी कंपनीज है जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। जैसे एडवर्टीजमेंट आप लोग देखते हो, स्लीप कंपनी, स्लीप कंपनी के नाम से, जिसका अनिल कपूर ऐड करता है काफ़ी, ठीक है। अब आप कहोगे भाई वहाँ पर ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, तो आज की डेट में हर जगह पर टेक्नोलॉजी को डाला जा रहा है। आज की डेट में बंदा जो है ना इतना परेशान है, मतलब अगर वो टाइम से अगर पहले फ्री हो गया ना 9 बजे, लेकिन उसको फ़ोन चलाने रहते 12 बजे तक, और तुमको आज मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा, तुम सो ही नहीं पाओगे, क्योंकि बॉडी की तो ट्रेनिंग वही है ना, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा भाई साहब, जैसे हमारे फ़ोन में देखते हैं वेलविंग करके गैजेट होता है। वेलविंग जैसे कि बहुत पहले इंट्रोड्यूस हुआ था लेकिन कुछ फ़ोन में बहुत लेट आया तो आप देखते हो आपका स्क्रीन टाइम आज का कितना रहा, ठीक है। तो ये फीचर कि भाई आज आपने मान लो 12 घंटे फ़ोन चलाया, फिर 12 घंटे में वो तुम्हें ये बताएगा कि तुमने कौन सा ऐप कितनी देर चलाया, ठीक है। तो वेलविंग अगर आपने एक्टिवेट किया हुआ होता है तो वो आपको बताते हैं भाई तुमने 30 मिनट नॉन स्टॉप फ़ोन चला लिया, अब बंद कर दो, ठीक है। अब इसको बंद करने का टाइम हो गया, रख दो, फिर बाद में चलाना है इसको, ठीक है। क्योंकि अब लोग क्या होता है भाई लगातार नॉन स्टॉप चलाए जा रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। अभी इसमें एर्गोनॉमिक्स क्या काम कर रही है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ह्यूमन फैक्टर्स। इन्होंने ये देखा भाई साहब कि मार्केट में चेयर तो हर बंदा बना रहा है, ठीक है, बट कितने लोग बेसिकली लंबर सपोर्ट को ध्यान में रख के बना रहे हैं, ये देख रहे हो। और जैसे मेरी चेयर है, मैं हमेशा इसको ऐसे टिल्ट करके बैठा होता हूँ क्योंकि बिल्कुल ही मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बैठूंगा तो मेरा बैक पेन हो जाएगा, तो मैं अपना स्पाइन हमेशा स्ट्रेट रखता हूँ ताकि मेरी स्पाइन में दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे 8-9 घंटे लगातार बैठना है, ठीक है। तो अगर एक ढंग की चेयर मैन्युफैक्चरर कोई कंपनी होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, लंबर सपोर्ट का खास ध्यान रखेगी। और लंबर सपोर्ट हर किसी की बैक में जो कर्व होता है वो एक जैसा नहीं होता भाई, किसी का ज़्यादा अंदर होगा, किसी का बाहर होगा। तो लंबर सपोर्ट भी एडजस्टेबल है कि भाई आपको अपनी बैक के हिसाब से फिट कर लो, पीछे से एडजस्टमेंट होता है, व्हील घुमाओ और कहाँ पर आपको लॉक करना है ताकि आपको पेन ना हो लंबे टाइम बैठने में। दूसरा, आज के डेट में देखते हैं जो कार्स के रिव्यूज़ होते हैं तो उसमें एक चीज़ बार बार बोली जाती है, अंडर थाई सपोर्ट, ठीक है। 2010-12 तक अगर देखा जाए या 15 तक की भी अगर मैं रिसर्च की बात करता हूँ तो ना तो कार मैन्युफैक्चरर ना ही ये लोग, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ध्यान दिया करती थी, ऑडी, वीएम, मर्सिडीज, पोर्शे, इस तरह की भी, कि ताकि भाई बंदा अगर एक लग्जरी लाइन खरीद रहा है 2-3 करोड़ रुपये अगर किसी कार पे भी लगा रहा है तो उसको एक ऐसा कंफर्ट मिले, मतलब कि उसको थकान ना हो ट्रैवलिंग के अंदर। अब बिजनेसमैन जनरली ए पॉइंट से बी पॉइंट पे बड़ा लंबा लंबा ट्रैवल कर रहे होते हैं कई बार, ठीक है। ज़्यादा अगर एक सिटी तो दूसरी सिटी जाना है तो उस कंडीशन फिर वो फ्लाइट वगैरह प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो क्या है कि भाई एक बंदा ना थके तो उसको प्रॉपर एक उसकी बॉडी को एक एक पॉइंट सपोर्ट पे होना चाहिए। और जैसे छोटी जो गाड़ी होती है 5-6 लाख रुपए की आती है तो वो कार, लेकिन जगह कम होती है तो सीट जो होती है आपकी उतनी होती है जितनी आपकी हिप्स के नीचे आ जाए या थोड़ा बहुत और आगे तक। और जैसे आप होंडा सिटी में बैठोगे या स्विफ्ट की डिज़ायर की बैक सीट पे बैठोगे तो आपको नेक्स्ट लेवल कंफर्ट मिलेगा, क्योंकि सेडान को डिज़ाइन इसलिए किया गया ताकि बैक रो वाला बंदा ज़्यादा कंफर्ट में हो, ठीक है। जनरली आप देखते हो बिजनेसमैन फ्रंट वाली सीट पे बहुत रेयर मिलेंगे, रियर सीट पे ज़्यादा मिलेंगे,
क्योंकि रियर सीट डिज़ाइन ही इसलिए की जाती है कार की, फ्रंट सीट कभी कंफर्ट के लिए नहीं होती। लेकिन अब जो नई कंपनियां आ रही हैं तो वो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखती हैं कि मान लो कि अगर एक बंदा बहुत लंबी ड्राइव कर रहा है तो उसके अंदर रिक्लाइन वगैरह का उन्होंने फीचर दे दिया, मेमोरी फंक्शंस दे दिए कि भाई 3 लोग अगर चला रहे हैं तो अब लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस की मेमोरी आपका सीट है इसके अंदर, आपका एयर वेंटिलेटेड भैया इसके अंदर कि भाई गर्मी लग रही तो आपका जनरल स्वेटिंग हो जाती है, वो सब चीज़ें ना हो। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, यूएक्स ही है ना। उन्होंने एक्सपीरियंस किया भाई एक बंदा का जो पूरा दिन कैब चला रहा है, ठीक है, तो वो भैया शाम तक उसकी बैक की हालत ख़राब हो जाती है, गलने लग जाती है लोगों को, इतनी बुरी हालत हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने वो फीचर है। अब जैसे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो मार्केट में ओईएम मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उन्होंने एक दूसरा फंडा निकाला। उन्होंने क्या काम करा कि भाई हम अलग से देंगे जिनमें वेंटिलेटेड सीट नहीं होती, आप एक हमारा डिवाइस खरीदो उसमें फ़ैन होगा लगा, जो आप उसको कुशनिंग को बिछा के बैठो और आपको एयर का सिस्टम उसमें मिल जाएगा। तो वो क्या करता है गाड़ी के अंदर की जो एसी की एयर होती है उसी को फ़ैन सर्कुलेट करके उसमें चला देता है, तो आपको वो कंफर्ट मिल जाएगा। अब जिसका बजट नहीं है भाई 12-13 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने का, क्योंकि टैक्स में 100 बंदा नहीं लगाता ना इतनी महंगी गाड़ी, तो भाई उस तरह से। अब जैसे देखते हो कुछ ब्रांड होते हैं फ्रंट रो वाली देते हैं वेंटिलेटेड, रियर वाली सीट पे वेंटिलेटेड नहीं देते। कुछ हैं जो पूरे में देते हैं, जैसे किया कार्निवल हो गया एग्जाम्पल तौर पर, सारी सीट्स के अंदर उन्होंने वेंटिलेशन हीटेड का सिस्टम रखा हुआ है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो 50 लाख की गाड़ी लेगा वो खुद तो नहीं चलाएगा, वो किसी को रखेगा। तो आगे और मिडिल वाली जो कैप्टन सीट्स होती हैं उन्होंने उसके अंदर डाला इस तरह से। तो ये देखो रिसर्च कितनी बढ़िया है, एक रेशियो निकाला जाता है, एक एवरेज निकाला जाता है कि भाई किस एज ग्रुप तक का या किस तरह के व्हीकल्स को ड्राइवर चला रहे हैं, है ना, किसको ऑनर खुद ड्राइव करेगा। तो 10-15-20 लाख रुपए तक की गाड़ी का बंदा खुद चला रहा होता है। हाँ, घर में कोई ज़्यादा सीनियर सिटीजन है और आप ऐसे बैठे हो कि भी अपने पेरेंट्स को आपने कोई गाड़ी लेके दी तो एक ड्राइवर लगा दिया, बट ऐसे रेशियो बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो 30-40 की रेंज आ गई यानी कि ड्राइवर तो होगा ही होगा, क्योंकि जो इस रेंज में जा रहा है वो गाड़ी कम चलाना पसंद करेगा क्योंकि वो बिजनेस टाइप का बंदा हो गया, है ना। तो यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर्स की बात हमने क्यों की है कि भाई जब तक आप किसी भी एंड यूज़र के हिसाब से चीज़ों को नहीं बनाओगे। अब जैसे एग्जांपल, आप एक ऐसी एक ऐप बना रहे हो जिसके अंदर रीडिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अब ह्यूमन फैक्टर यहाँ पर कैसे काम करता है भाई, रात को अगर आप लाइट ऑफ करके रूम के अंदर कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, है ना, तो क्या होगा स्क्रीन बहुत ज़्यादा लाइट इमिट करेगी। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर नाइट मोड ऑन कर देते हैं उसका, तो डिस्प्ले में आपका ऐप का भी मोड चेंज होता है। अगर ऐप के बैकग्राउंड में अगर वाइट कलर डाल दिया गया तो आप कितने भी अपना ऐप का मोड चेंज करते हो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। बट आप देखते हो डार्क मोड करते हमारा चेंज हो गया, है ना। तो यानी कि आप यहाँ पर ये समझें कि ह्यूमन फैक्टर्स की बात आ गई कि जो जिस मोड में चलाना चाहे। अब जैसे आप देखो हैंडबुक ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स एंड एर्गोनॉमिक्स, जैसे कि यहाँ पर एक किसी ने किताब भी लिखी इसके ऊपर प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ह्यूमन फैक्टर्स एंड एर्गोनॉमिक्स के ऊपर पूरा एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि भाई इंसान स्टार्ट और एंड एक हो गया, उसने एवोल्यूशन जब उसका हुआ तो धीरे धीरे उसने खड़ा होना सीखा, प्रॉपर पोस्चर लिया, फिर धीरे 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 वापस वो इसी पोजीशन में पहुंच गया, है ना। भाई हम कभी जब लिखना नहीं जानते तो कहते हैं ना अंगूठा छाप, आज हम सब लोग अंगूठे तो लगा रहे हैं फ़ोन में या कहीं ऑफिस जा रहे हैं अंगूठे तो लगा। एग्जाम्पल, सो यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर और इसकी हम लोग बात करेंगे थोड़ा थोड़ा डिटेल में, एक इमेज के थ्रू हमें यहाँ पर समझने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बॉडी साइज एंड शेप। तो जब हम लोग फ़ोन देखते हैं तो फ़ोन को जो कंट्रोल्स होते हैं वॉल्यूम रोकर लॉक अनलॉक, वो जनरली ऐसी जगह पर प्लेस किया था कि हर बंदे के हाथ में फिट आए, कितना ही बड़ा हो कितना छोटा हो, मतलब उसको दिक्कत ना हो चलाने कि भाई मैंने ये लॉक वाला बटन बहुत ऊपर कर दिया या बहुत नीचे कर दिया। एक ऐसी जगह पर है कि बहुत इजीली कंट्रोल हो सकती है चीज़ें, है ना। फिटनेस एंड स्ट्रेंथ, पॉस्चर के ऊपर बात हो सकती है, आपके सेंसेस के ऊपर बात हो सकती है, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ के ऊपर बात हो सकती है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, ये सारे ह्यूमन फैक्टर्स हैं। जब हम लोग कोई चीज़ को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, तो हमें इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है।
अब जैसे नेटफ्लिक्स का मैंने शायद आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, नेटफ्लिक्स चाहे कोई भी ऐप का मोड कर लो वो डार्क मोड में चलता है ना, क्योंकि उन्हें पता है यार मेरा तो कंटेंट तभी तो कंज्यूम होगा जब बंदा एकदम फ्री होगा, फ्री होगा तो मतलब बेड पे होगा, बेड पे होगा तो लाइट बंद होगी, लाइट बंद होगी तो इसकी आंखों पर क्यों हम लोग स्ट्रेन डालना नेसेसरी, समझ गए ना, पूरा सिनेरियो समझ आ गया कि वन गो में कितना सोच के बनाया, पूरी प्लानिंग है उसके पीछे, रिसर्च। अब उसी को देख के, क्योंकि नेटफ्लिक्स आज से नहीं है, बहुत पहले से है, ठीक है, और उसी को देख के आप अमेजोन प्राइम उठा लो, हॉटस्टार उठा लो, सबके अंदर क्या दिखता है, सेम ही है ना, डार्क एक्सपीरियंस आपको मिलता है, क्योंकि मुझे ये पता है जब मैं उसके ऊपर कोई कंटेंट लिस्ट करूंगा तो उसका ऑटोमेटिकली कलर इतना होगा, तो वाइट कलर से क्यों कंफ्यूज करूँ, है ना। यहाँ क्या है, ह्यूमन सेंटर्ड इंटरफेस, HCI, उसको इन शॉर्ट बोलते हैं। इसका कोर्स तो बाहर होता है। हाँ, ये वो कोर्स है जहाँ गूगल माइक्रोसॉफ्ट ले रहा है, एलिजिबिलिटी बेसिक क्राइटेरिया की है, उसको अगर वहाँ पे करना तो ये करना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो बाहर होता है। तो HCI में आते हैं, तो इसमें जैसे कि आप देखोगे कि भी हमें क्या मिल रहा है कॉग्निटिव इंटरेक्शन के अंदर, जैसे कि साइट, टच, हियरिंग, वॉइस एंड स्पेक्टिकल। इंटरेक्शन वन एंड इंटरेक्शन टू, एक एग्जांपल से समझिए कि बहुत सारी चीज़ों को इंटरेक्ट करने का तरीका, कोई माउस हो सकता है, कोई कीबोर्ड हो सकता है, ठीक है, या फिर टच स्क्रीन UI हो सकता है ना, जैसे कि आज की डेट में, एक मिनट दीजिएगा, कर सकते हैं, ठीक है। तो टच बेस जैसे कि आप देखते हो, अगर जब कभी ATM मशीन जाते हो तो दो तरह की आपको मिलती है, मैकेनिकल, है ना, जिसमें आपको MDUI जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब MDUI टच में भी हो सकता है, MDUI आपका फिजिकल बटन्स भी हो सकते हैं उसमें, जो लेफ्ट और राइट होते हैं। अब वहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी MDUI के अंदर, वो बहुत सोच समझ के उन्होंने बनाया कि भाई एक बंदा ATM जो आता है वो जनरली उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो कैश विड्रॉल होती है, तो कैश विड्रॉल वो हमेशा लेफ्ट में और टॉप में रखते हैं, ठीक है। बहुत रेयर मशीन ऐसी बनेगी जिसमें उन्होंने लेफ्ट में रखा हो, लेफ्ट में वो ऑप्शंस रखे जाते हैं जो बेसिकली लेस ड्रिवन होते हैं, जैसे कि आपने चेकबुक का ऑर्डर प्लेस करना हो वहीं से, ठीक है, या अपने स्टेटमेंट निकालनी हो, ठीक है, या आपने जैसे क्या होता है पिन जनरेट करना हो अपना, इस तरह के कंट्रोल्स आपको लेफ्ट पर मिलेंगे। राइट साइड पर क्या मिलेगा कि भाई आपने कार्ड अपना इंसर्ट किया, ठीक है, तो आपको अकाउंट सिलेक्शन, आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इस तरह का आपको मेन्यू मिलेंगे वहाँ पर। फिर उसका तो जब आप टैप करोगे तो आपको किस तरह से कैश विड्रॉल करना है, कि या अपने हिसाब से, जैसे इंडसलैंड बैंक ने यूज़र एक्सपीरियंस को कैसे बढ़ाया, वो एक पहला बैंक था इंडिया के अंदर जिसने बोला कि आपको करेंसी जब निकाल रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, तो आप चॉइस करो नोट्स की। बाकी बैंक ने भी धीरे धीरे इसको समझा कि भाई एक बंदे को आपने 500 का नोट पकड़ा दिया, अब हो सकता है जनरली कि भी जब से डिजिटल पेमेंट सिस्टम आ गया तब से काफ़ी प्रॉब्लम्स कम हो गई। पहले के टाइम में क्या होता था कि बंदे के पास कैश खत्म हो, जैसे मान लो रिक्शे में बैठ गए, अरे भैया मैं देता हूँ ATM से निकाल के, गया अब 500 उसके पास खुले नहीं, 500 वहाँ से ले आया, अब वो बेचारा उसका लेके घूम रहा है, ठीक है। अब इन सब में सबसे जो समझदार आदमी होता है वो होता है कॉर्नर पे पान वाला जो बैठा होता है, वो कहता है भाई साहब कुछ ले लो मैं खुले कर दूँ, फ्री में नहीं देगा वो। अब बेचारा जिसका कंजप्शन है कॉर्नर पे पान वाले का, उसका तो फायदा हो गया, और जिसका नहीं है तो बेचारा कुछ भी ऐसे खरीदे, टॉफ़ी खरीद ली, कुछ खरीद लिया, तब जाके वो 10-20 रुपये का सामान खरीदोगे तब जाके तुम्हें वो खुला करके मिलेगा, किस्मत अच्छी रही तो, ठीक है। सो इंडसलैंड बैंक ने क्या सोल्यूशन दिया है कि भाई आप जब विड्रॉल कर रहे हैं तो उसमें आप 50 रुपये के कितने नोट निकालना चाहते हो, 100 रुपये के कितने नोट निकालना चाहते हो, इस तरह से। अब बाकी बैंक वालों ने क्या दिमाग लगाया कि यार इसके लिए फिर पूरा सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा, तो कर नहीं, तो ऐसा कुछ सेटिंग कर देते हैं जब 500 रुपये के विड्रॉल करें तो उसके अंदर 100 के या 200 के 4 नोट, 2 नोट निकाल दो और एक 100 का नोट निकाल दो, ठीक है। मशीन को देखती है कि भाई 50 का अवेलेबल हो तो एक 50 का भी निकाल देगी आपका उसके अंदर, इस तरह से करके उन्होंने ऑप्शन दिया, ठीक है। तो समझ में आया कि चीज़ों की प्लेसमेंट किस तरह से, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑप्शन है वो राइट हैंड साइड, जो लेस ड्रिवन फीचर है वो लेफ्ट हैंड साइड। तो इंट्रैक्शन में जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं माउस हो सकता है या कीबोर्ड हो सकता है,
कंप्यूटर के केस में तो ऐसे इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। या फिर यहाँ पर दूसरा हमारे पास सिस्टम क्या है, टच स्क्रीन यूआई। तो टच स्क्रीन आपको पता है लैपटॉप भी आते हैं, डेस्कटॉप भी आते हैं, जिसमें लोग टच करके सारा काम करा लेते हैं। बट टच पर कोई आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, छोटा मोटे काम के लिए प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ठीक है। बट आपको मैं बोलूँ भाई पूरा का पूरा काम ही आप इस पर कर लो, वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये डिस्प्ले हैंडी नहीं है ना। जो किसी चीज़ को ग्रैब करके लिखना और किसी चीज़ को ऐसे चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरा इंट्रैक्शन क्या है, भी मॉनिटर्स प्लस स्पीकर, या फिर स्क्रीन प्लस स्पीकर प्लस वाइब्रेशन। अब जैसे आईफोन क्या करता है, जब भी आप कुछ उसमें सेटिंग में जाते हो तो हैप्टिक फीडबैक होते हैं उसके। मतलब जैसे आप अलार्म सेट करो टक 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 टक, तो आपको वाइब्रेशन फील हो रहा होगा, महसूस किया कभी इस तरह की चीज़ों को। तो अब एंड्रॉयड भी देने लगे इस तरह की चीज़ें। जैसे आप टाइम चेंज करो या कुछ अगर कन्फिग अलार्म लगाने जाओगे तो जैसे आप उसको टाइम को सेट करोगे आपको फील होगा उसके अंदर कि भाई हाँ समथिंग इज हैपनिंग, है ना, उस तरह की चीज़। फिर इंट्रैक्शन 2 क्या है यहाँ पर, जैसे कि वॉइस, बॉडी मूवमेंट एंड जेस्चर प्लस फेस। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे इसके ऊपर हम लोगों ने एक बनाया था मान्यवर का प्रोजेक्ट, मान्यवर, और इसी के ऊपर आपका बना लेंस कार्ड, ठीक है। तो उसमें क्या था, लेंस कार्ड में वॉइस नहीं होता था, बॉडी मूवमेंट प्लस जेस्चर फेस हुआ करता था, ठीक है। अब जेस्चर फेस जैसे कि आप फ़ोन को लॉक अनलॉक करते हो, ठीक है, तो ये भी आपका एक तरह का हो गया, ठीक है। जेस्चर की भी मैंने अगर इसको फ़ोन के ऊपर अगर यहाँ से हाथ मूव किया तो एकदम से इसका डिस्प्ले लाइट अप हो जाए। तो सैमसंग 2013 में इस चीज़ के ऊपर बहुत काम किया। उसका एक फ़ोन आता था गैलेक्सी S3 और गैलेक्सी S4, तो उन्होंने उसके अंदर ऐसे फीचर डाले कि आप फ़ोन को बिना टच करे जो मर्जी काम करा लो। जैसे आपको इमेज चेंज करना है, ऐसे हवा में चेंज कर लो, डिस्प्ले अपना इमेज चेंज करता रहता था। आप स्क्रीन पे कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते आप एंड पे आ गए तो अपना भी स्क्रीन ऊपर आती थी, क्योंकि वो आपके आई बॉल को बहुत अच्छे से ट्रैक करता था। इवन आपको इतना अच्छे से ट्रैक करता है कि मान लो कि आप पढ़ते पढ़ते सो गए तो फ़ोन अपने आप लॉक साइलेंट काम करता है। तो ये 2013 के मैं फीचर बता रहा हूँ जो खुद पर्सनली मैं यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन वही है कि कई बार लोग टेक्नोलॉजी के लिए तैयार नहीं होते, अरे क्या बकवास है, समझ नहीं आ रहा, बंद करो, ठीक है। क्योंकि अब हमने ऑन कर रखा है फीचर, हमें पता ही नहीं। अब आप आंखें ऊपर नीचे करो, बट इधर तुम चला रहे हो, वो उधर से भी चल रहा है, तो या तो फिर आईज वाला फीचर बंद करो, ठीक है। जेस्चर्स जो थे उसके अंदर तो बड़े कमाल के फीचर थे वो, लेकिन अगर किसी समझदार के हाथ में, अब जैसे क्या था कि शायद अब जाके किसी कैमरे के अंदर वो फीचर आया है सैमसंग के बाद में, कि जिसमें हम कोई अगर फ़ोटो कैप्चर करें तो आपका और मेरा दोनों का एक साथ आएगा फ़ोटो। मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मेरे सैमसंग फ़ोन में 2013 में ये फीचर था कि हम अगर सेल्फी कोई ले रहे हैं तो पीछे वाला और आगे वाला मतलब दोनों जगह से कैप्चर होता था। जैसे मैंने तुम्हारी फ़ोटो ली तो एक साइड में टिकट आता था मेमोरी के ऊपर, उसमें मेरी फ़ोटो होती थी एग्जाम्पल। या फिर उस कैप्चर करते मोमेंट पे हमने कुछ बोला तो वॉइस नोट भी सेव हो जाता था इमेज के साथ। ये सारी चीज़ें हो गई, तो जैसे आप फ़ोटो चेंज कर देखते फीचर में, अरे ये वाली बात हो रही थी तब मैंने कैप्चर की थी, उस तरह की चीज़ें। इवन 13 के टाइम में उन्होंने कैमरा को इतना एडवांस बनाया कि अगर आप एक रनिंग ऑब्जेक्ट की फ़ोटो ले रहे हो, या अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे ने गुलशन की फ़ोटो को कैप्चर करना और यहाँ पर कोई चीज़ आपस में दौड़ रही है इधर उधर, तो आप उसको हटा के सिर्फ इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं, वो दूसरा बंदा इसमें शॉट में आएगा ही नहीं। बड़े कमाल कमाल के फीचर आए, ठीक है। फिर उन्होंने S5 बनाया। S5 जब तक फ़ोन आया तब तक मार्केट में ना उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया कि नेट की स्पीड बड़ी अच्छी नहीं हुआ करती थी। अब जैसे आप लोग नोटिस करते हो कि फ़ोन में एक बार में एक ही चीज़ चलती है, तो वाईफाई चला लो या मोबाइल का नेट चला लो। सैमसंग ने 2015 में जब अपना S5 निकाला तो उन्होंने वो फीचर डाला कि आप वाईफाई तो चलाओ, साथ में अपने मोबाइल की स्पीड को भी क्लब कर लो और एक साथ बूस्ट करके जल्दी डेटा डाउनलोड कर लो। उसमें उन्होंने एक सेंसर निकाला पीछे कि भाई आप उसमें अपने, जैसे होता है ना बहुत सारे लोगों को टेंशन वगैरह होती है, ठीक है, तो उसमें एक सेंसर निकाला उन्होंने कि अपने फिंगर वहाँ पे लगाइए और आपके कितनी टेंशन लेवल कितना आपका वो बता दिया करता था उस ज़माने में 2015 के अंदर, ठीक है। अब जैसे क्या आईफोन में देखते हो बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन आईफोन अभी भी ना आपके वाइटल्स को लेके बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे पाता। और जैसे मेरा ये फ़ोन है, इसके फिंगरप्रिंट जब मैं लगाता हूँ, थंब लगाता हूँ, तो मेरे सारे बॉडी के वाइटल्स यही बता देगा इसी के अंदर ही। इसमें वो फीचर भी डाल दिया इन्होंने कि भी आप एक साथ दो चीज़ें क्लब कर लो। इसमें ये फीचर भी डाल दिया उन्होंने कि आप वाईफाई प्लस नेटवर्क दोनों को यूज़ करो और दोनों में से किससे आप नेट चलाना चाहते हो उसको आप चूज़ कर सकते हो। तो मतलब टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे सीख रही है कि भाई यूज़र के एक्सपीरियंस को और बेटर कैसे किया जाए। देखो सीधी सी बात है, आज हम लोग 4G पर थे, कभी 5G आया, 6G भी आया, आएगा ही, बंद नहीं होगा। तो पॉइंट ये है कि
बंदे को स्पीड फिर भी कम ही लगेगी भाई, और ज़्यादा होनी चाहिए भाई। जैसे एक टाइम पर बाइक की टॉप स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी, लोग कहते थे वाओ। फिर आई भाई साहब हीरो होंडा, जिसमें ऐसा 60 70 80 जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। फिर आज की में ऐसी बाइक है कि जो 300 400 500 तक भी भाग रही है, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस की हमारी कोई एंड नहीं है किसी चीज़ की। जैसे भी मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में उनका दिखाया, एलॉन मस्क का जो स्पेस में रॉकेट गया, तो वो 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था स्पेस में। इतना बड़ा रॉकेट है, मतलब 10 माले बिल्डिंग के बराबर स्पेस को चीरते हुए जा रहे हैं ऊपर, इतनी रफ्तार से। सोचो कि अगर वो इस हमारे अर्थ से पूरा बाहर निकल जाए, तो उसके बाद अगर उसको मार्स पे जाना हो तो कितना और रफ्तार से जाएगा वो, तो मतलब करोड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा फिर, अगर इतना बड़ा रॉकेट है तो। क्योंकि थ्रस्ट है ना उसके पास, और स्पेस के अंदर फोर्स जीरो हो जाता है। तो आपको अगर मैंने जिस रफ्तार पे धक्का दिया, तो उसी में दौड़ते रहोगे फिर तो, जब तक किसी से टकराओगे तो। तो ये होते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। कहीं पर साइट बेस पर होता है, कहीं पर टच के बेसिस पर आप करते हो इंटरेक्ट, कहीं पर हियरिंग बेस पर होगा, जैसे कि जितने भी आपके ये एलेक्सा एलेक्सा जो काम करते हैं सब। तो एलेक्सा का भी एक बड़ा कमाल की वो है जर्नी। मतलब एलेक्सा एक ना अमेजोन का रैंकिंग के लिए होता था कि इस वेबसाइट की कितनी रैंकिंग है, लेकिन उन्होंने बहुत क्लेवरली इसको वहाँ से निकल के, क्योंकि गूगल बहुत ऊपर पहुंच, क्योंकि अमेजोन खुद एक सर्च इंजन है जैसे कि मैंने आपको बोला था, तो इन्होंने इसको वॉइस में बना दिया। एलेक्सा प्रोजेक्ट भी बच गया और वॉइस एआई में भी आ गया। आज की डेट में ना जाने कितने काम एलेक्सा अगर आपके पास है जेन्युइनली, तो आप बहुत अमेजिंग चीज़ें उससे कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप घर में कोई काम करो, आपको लगता है कोई चीज़ आपकी इन्वेंट्री में खत्म हो रही है, आप एलेक्सा बोलो ऐड टू कार्ट कर दे इस चीज़ को, कार्ट में डाल देगी। आपको बोल दो इसको सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर देगी। आपको घर में जो चीज़ें कंट्रोल करनी हो एलेक्सा के ऊपर, आप सारी चीज़ें करा सकते हो। घर से निकलते हो ट्रैफिक पूछना हो वो पूछ सकते हो। आपको कैब बुक करनी हो, मोबाइल चला के ओला चलाने की जरूरत नहीं है, उसको बोलो कैब बुक करो भाई, यहाँ से वहाँ की बात खत्म, कैब बुक। इवन अगर हम दोनों के पास एलेक्सा है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ एलेक्सा ड्रॉप मैसेज टू सचिन, तो मेरी तुम्हारे से डायरेक्ट बात हो जाएगी, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी यानी कि वॉइस इंटरेक्शन चल रहा है सारा कुछ, है ना। तो स्पेक्टिकल अगर लोग यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो जैसे बहुत सारी जगहों पर देखते हो आप, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर लंच टाइम भी ओवर हो जाएगा हमारा। ध्यान रखना आज हमने सिर्फ एक ही स्लाइड बेसिकली हमने डिस्कस किया है डिटेल में, ठीक है। अच्छे से समझ आ गई ना सारी चीज़ें। अगर मैं ऐसे स्लाइड पढ़ दूँ ये खत्म,